हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो देखो वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन। देखो ओनली वर्क, अगर सिर्फ वर्क लिखा हुआ है ना बेटा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है साइंस में। वर्क जब तक आपको फोर्स गिवन नहीं हो, वर्क डन बाय ए फोर्स एक्चुअल होता है वर्क डन, ठीक है। अकेले वर्क का कोई मीनिंग नहीं है जब तक आपको फोर्स गिवन ना हो। तो देखो क्या होता है वर्क डन, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है वर्क को। क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी ब्लॉक है, एम मास का, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया एफ। इस एफ फोर्स के कारण ये ब्लॉक मूव करके यहां आ जाता है, ठीक। ये इसके डिस्प्लेसमेंट है एक्स या एस डिस्प्लेस हो गया है। तो आपको कहा जाए कि इस फोर्स का वर्क डन कितना आएगा यहां पे। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, किसी भी फोर्स के कारण हम कब बोलते हैं कि वर्क हुआ है, जब वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कर देती है, तो हम बोलते हैं साइंस के टर्म्स में कि वर्क हुआ है, ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स if force displaces an object from one point to another point। ये होता है वर्क, कि किसी भी फोर्स का जो वर्क डन होता है आपके पास, वो क्या होता है, जब वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कर दे, तब हम साइंस के टर्म्स में क्या बोलते हैं कि वहां पे काम हुआ है, वर्क हुआ है। अब वो वर्क निकाला कैसे जाता है, देखो लॉज ऑफ मोशन के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े थे। इस फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ लो, ठीक है। कैसे तोड़ोगे, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा मान लो बेटा, तो ये कंपोनेंट फोर्स का कितना आएगा, एफ कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, component of force in the direction of displacement, ठीक है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट की गुणा कर देते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो वर्क डन किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेस फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, फोर्स का कंपोनेंट एफ कोस थीटा, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी एस, तो वर्क डन कितना आया, एफ एस कोस थीटा। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब फोर्स जो होता है आपके पास, वो वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का तो एंगल है थीटा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, फोर्स की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा। तो वर्क डन को और क्या लिख सकते हो, एफ डॉट एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम
वर्क डन। ठीक है, यहां से वर्क की यूनिट और डायमेंशन आ जाएंगी। एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की जो एसआई यूनिट आएगी वो क्या आएगी? न्यूटन मीटर। और इसको साइंटिस्ट के नाम के ऊपर क्या बोलते हैं बेटा? जूल। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वर्क डन इज जूल, न्यूटन मीटर। ठीक है, डायमेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट, फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t-2, इनटू में क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L, तो क्या आ जाएगी डायमेंशन? m1 L2 t-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, ये डायमेंशन होती है वर्क की। ठीक है, तो एसआई यूनिट जूल। ठीक है, डायमेंशन m1 L2 t-2। एक सीजीएस यूनिट भी होती है आपके पास, क्या होती है? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, अर्ग, ERG। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। ठीक है, आगे देखो, देखो इसको वर्क डन जो आया ना आपके पास, वो क्या आया? FS कोस थीटा, ये आया ना। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं मैडम, आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से। इसको क्या लिख सकता हूं? F इंटू में S कोस थीटा भी तो लिख सकते हो। ये क्या है आपके पास? फोर्स। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं वर्क डन को। ओके, नाउ प्रोसीड फर्दर। देखो आगे देखो बेटा, वर्क डन ये पढ़ लिया हमने। वर्क डन जो आया वो FS कोस थीटा। ठीक है, अब वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वर्क डन में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। वर्क डन की तीनों वैल्यू हो सकती है आपके पास, पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क भी और जीरो वर्क भी। ठीक है, देखो अगर आपके पास थीटा, इफ थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है, तो 0 और 90 के बीच में जब तक थीटा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक अगर कोस थीटा पॉजिटिव रहेगा तो कोस पॉजिटिव रहेगा, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। थीटा अगर इन दोनों के बीच में 0 और 90 के, तो वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क डन इज 0। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि कोस 90 कितना होता है? 0। तब साइंस के टर्म्स में आप कोई काम नहीं करते। जैसे आपके पास एक कूली होता है ना, कूली जब अपने सिर के ऊपर बोझा उठा के चलता है पैरेलल ट्रैक के ऊपर, हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर, तो वो साइंस की टर्म्स में कोई काम नहीं करता है। मान लिया आपके पास कोई भी कूली है, ये अपने सिर के ऊपर m मास लेके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है, तो इसका जो वर्क डन होता है ना वो 0 होता है। क्यों?
क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये कोई वर्क नहीं करता है, ग्रेविटी तो इस तरफ लगती है mg और डिस्प्लेसमेंट इसकी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये जो पुली है ना, ये साइंस की टर्म्स में कोई काम नहीं करता, इसका वर्क डन कितना होता है 0 होता है। ठीक है। थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, ये डिस्प्लेसमेंट हो, इस तरफ वर्क फोर्स लग रहा हो। ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री, कोस 180 कितना होता है बेटा -1, तो वर्क यहां पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक। वर्क डन देखो, मान लिया आपके पास यही मास था एम मास का, आप इसके ऊपर फोर्स लगा के थीटा एंगल के ऊपर इसको डिस्प्लेस करके यहां ले आते हो। अगर इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ब्लॉक और सरफेस के बीच में, तो ये इस तरफ चलेगा, फ्रिक्शन ये होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इस केस में कितना होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है, फ्रिक्शन उस तरफ लग रहा है। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं होती है कि हमेशा ही फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा, आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, वो नेगेटिव आ रहा है यहां पे, लेकिन कुछ जगह पे वो पॉजिटिव भी आएगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव कभी नहीं होता है वो। ठीक है। देखो तो अब जो वर्क होता है आपके पास एफ एस कोस थीटा, एफ डॉट एस लिख सकते हैं ना इसको, डॉट प्रोडक्ट होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर आपको पता है बेटा हमेशा क्या आता है स्केलर आता है। तो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना कि वेक्टर। ठीक है। देखो अब आगे वर्क निकालते कैसे हम। कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद देखेंगे आगे। देखो ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन पढ़ रहे हम, आगे वेरिएबल का पढ़ेंगे हम। अब तक जो फोर्स लगा है ना वो कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है। तो अगर इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, अगर वो वेक्टर फॉर्म के अंदर गिवन है तो वर्क डन कैसे निकालोगे आप, दोनों का डॉट कर दो बेटा एफ डॉट एस। ठीक है। देखो एक एग्जांपल, मान लिया आपके पास कोई भी फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एफ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन, ये फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम r1 टू r2। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देन फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। तब आपसे कहा जाए कि इस फोर्स का वर्क डन निकालो। आप तो कैसे निकालोगे, वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा एफ डॉट एस। ठीक है। एस निकालना आपको, एस किसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, 2i कैप माइनस i कैप, i कैप 3j कैप माइनस j कैप 2j कैप 2k कैप माइनस माइनस k कैप, कितना आ जाएगा यही आता होगा ना मीटर। ठीक। वर्क डन दोनों का डॉट कर दो, i की i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j की j के साथ मल्टीप्लीकेशन होती है, k की k के साथ,
तो आप क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना आपको सीधा। वर्क डन 2 इन आई का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 2, यहाँ कितना है 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू -5 कितना आ जाएगा, माइनस का 15, कितना होगा ये 8 15, कितना बचेगा माइनस का 7, क्या वर्क डन आ जाएगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? ये मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत आसान है ये भी। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म गिवन हो आपको तो हमेशा दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना। ठीक है, अगर आपको बहुत से फोर्स गिवन हो, मान लिया आपको एक एग्जांपल और देखते हैं, इफ द फोर्स इज F1 F2 F3, ये फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, डिस्प्लेसिस एन ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देते हैं। इफ 3 forces F1, F2 and F3 displaces an object from P to and finally ठीक है, if these 3 forces displaces an object from point P to Q and then finally at R, then find the work done by these forces, तब आपको ये कहा जाए कि वर्क डन निकालो आप फोर्सेस का। तब वर्क डन कैसे निकालते हैं बेटा, कि इस केस में जो वर्क डन आएगा ना W आपके पास, वो किसके इक्वल होगा, नेट वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का नेट वेक्टर सम कर लो, नेट फोर्स निकाल लो आप। ठीक है, नेट फोर्सेस का वेक्टर सम किसके इक्वल आएगा, F, नेट वेक्टर सम कर दो फोर्सेस का। अगर आप F नेट की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके निकालते हो तो F1 प्लस F2 प्लस F3 आ जाएगी वेक्टर सम, 2i कैप 3j कैप प्लस i कैप, 2 और 3 5 और 1 6 i कैप। ठीक है, j कैप 1 5 6 6 और 4 10, k कैप यहां 0, यहां भी 0 और यहां भी 0, तो 0 k कैप लिखने की जरूरत नहीं है, ये F नेट। ठीक है भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, S। देखो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट जब भी कैलकुलेट करते हम ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है वो लेते हैं और फाइनल पोजीशन का वेक्टर लेते हैं हम। तो इनिशियल तो क्या है P, ये तो कहीं मिड वे है ना, तो इसको नहीं लेना है हमें, इनिशियल P, फाइनल क्या आपके पास R, तो क्या आएगा S, फाइनल S2 मान लो, उसमें से S1 घटा दो, फाइनल क्या आपके पास R, इनिशियल क्या P। तो कैसे लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, एक्स एक्सिस के साथ क्या होता है यूनिट वेक्टर i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप। तो 7 - 1 6 i कैप, 3 - 2 प्लस 1 j कैप, 5 - 3 2 k कैप, ये आपके पास S। तो वर्क डन यहां पे किसके इक्वल होगा, ये F नेट रहा, ये S रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, 6 × 6 36, 1 × 10 10, ये 0, तो वर्क डन कितना आया 46 जूल। ये आपके पास आंसर होगा।
तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म का वर्क डन निकालना है। कई बार नीट के अंदर ऐसा सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, आपको फोर्स देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, दोनों का डॉट करना, आपको वर्क डन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे देखो, एक एग्जांपल और करते हैं। देखो नेक्स्ट, आपके पास कोई भी हेमिस्फीयर ठीक है, जिसकी रेडियस है आर, इस हेमिस्फीयर की रेडियस आपके पास है आर, इसमें आपके पास कोई भी ब्लॉक रखा है एम मास का यहां पे, ठीक है। इस ब्लॉक को यहां से आप फोर्स अप्लाई करते हो इसके ऊपर, इस अप्लाइड फोर्स के कारण ये ब्लॉक यहां आ जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, फाइंड वर्क डन, बाय फर्स्ट अप्लाइड फोर्स, सेकंड ग्रेविटी, और थर्ड नॉर्मल रिएक्शन। इन सभी फोर्सेस के वर्क डन क्या होंगे, 2 मिनट का टाइम है, आप निकाल के देखो क्या आएगा। देखो बेटा क्या आएगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लें, यहां से यहां आ जाता है, यही तो आया ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, देखो कितनी आएगी, ये एंगल थीटा मान लें, थीटा एंगल के ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां से यहां आ गया ना ब्लॉक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से यहां आ चुका है जहां पे फोर्स लगा था। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स WF, वर्क डन किसके बराबर बताया था बेटा मैंने, अगर वेक्टर फॉर्म हो तो F और S का डॉट, अगर आपको वेक्टर फॉर्म ना दे रखी हो तो वर्क डन कैसे निकालोगे, जो भी फोर्स आपके पास है उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लो। ये कहा था फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इस तरफ यहां से लेके यहां तक ले आया ना, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये होगी S, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, F इंटू एस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ले लिए ना, कंपोनेंट ले लिया, तो थीटा कितना है 0 आपके पास, तो वर्क डन F इंटू एस होगा। S की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये आपके पास आ रहा है ना रेडियस, ये एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये S है ना आपके पास, S बाई आर किसके इक्वल आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा। बस आपका यही काम था, F और S का डॉट करना, गुणा करनी है F और S की। वर्क डन, फोर्स अप्लाइड कितना है, F इंटू में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितनी आई, आर साइन थीटा जूल। ये आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वर्क डन निकालना आपको, ग्रेविटी का फोर्स कहां लगेगा, इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ना बेटा, ये होगा ना mg। अभी आपको क्या बताया था मैंने, फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट,
अगर फोर्स की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वर्क आ जाएगा, फोर्स के अपोजिट है तो नेगेटिव वर्क आ जाएगा। अब यहां से देखो, यहां रखिए ना, ये हॉरिजॉन्टल है, यहां रखा है मास का ब्लॉक, यहां से एम मास का ब्लॉक यहां आ गया ना, और इसके ऊपर mg तो डाउनवर्ड लग रहा है ना, एक्ट कर रहा है, तो mg तो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसकी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट में तो वर्क डन क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। अब फोर्स तो आ गया वर्क ग्रेविटी का कितना, mg, उस फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसके अपोजिट है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस साइन। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट है कितनी, ये ना डिस्प्लेसमेंट आपके पास, ये कैसे निकालोगे, देखो ये कितना आया था, आर साइन थीटा, ये बेस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कोस के, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको O मान लो बेटा, इसको A, इसको B, तो OA की वैल्यू कितनी आएगी, आर कोस थीटा आएगी या नहीं आएगी, OA बटे में हाइपोटेन्यूज बराबर कोस थीटा, तो ये OA किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज गुणा में कोस थीटा आ जाएगा। अब हमें सिर्फ ये चाहिए ना, ये तो इसके बराबर है, टोटल कितनी है ये R, उसमें से ये कितनी R कोस थीटा, तो ये कितनी बचेगी डिस्प्लेसमेंट, R माइनस कितनी R कोस थीटा, यही तो डिस्प्लेसमेंट बचेगी। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgr इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ये आपका सेकंड आंसर होगा जूल में। थर्ड, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 आएगा बेटा, ये आप कैलकुलेट करके देखना, सोचना कभी। नॉर्मल रिएक्शन यहां क्या होगी, अपवर्ड, यहां क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर लगती है सरफेस के। दोनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो ही नहीं रही है। यहां भी कितनी डिस्टेंस थी r, यहां भी कितनी है r, खुद सोचना, इसको खुद करना। डिस्प्लेसमेंट 0 है नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे। ओके, थैंक यू।